गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज कृतिका भाग 2 का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, इसे समझेंगे। पहले भूमिका। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। दूसरा, रानी का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी, तो यहाँ के अखबारों में इसी की चर्चा थी कि इस शाही दौरे के लिए किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, रानी अपने दौरे पर कब क्या पहनेगी। फोटोग्राफरों की पूरी टीम रानी के साथ थी। रानी ने भारत आने के लिए हल्के नीले रंग का सूट बनवाया, जिसका रेशमी कपड़ा भारत से मंगवाया गया। यहाँ के अखबारों में रानी एलिजाबेथ के राजमहल में रहने वाले रसोइये, नौकरों की जीवनी तथा महल में पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें तक छपी। रानी के आगमन पर यहाँ तैयारियां शुरू हुई और देखते ही देखते देश की राजधानी दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, इमारतों ने श्रृंगार किया। तीसरा, मूर्ति की नाक का गायब होना। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी गायब हो गई। रानी आए और मूर्ति पर नाक न हो तो स्वागत की सारी तैयारियां व्यर्थ हो जाएंगी। सरकारी तंत्र ने देश का भला चाहने वालों की मीटिंग बुलाई, जिसमें तय किया गया कि नाक का होना जरूरी है, इसलिए मूर्तिकार को बुलाया गया। चौथा, मूर्तिकार का सुझाव। मूर्तिकार कलाकार था, लेकिन पैसों से लाचार था। उसने सरकारी तंत्र के परेशान उदास चेहरों को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे आदेश मिला कि मूर्ति की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने मूर्ति का विवरण मांगा तो सरकारी तंत्र एक दूसरे की तरफ देखने लगा, जैसे एक दूसरे से कह रहे हों कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर एक क्लर्क को छानबीन का कार्य सौंपा गया, लेकिन पुरातत्व विभाग की फाइलों में उसे कुछ नहीं मिला। सरकारी तंत्र के चेहरों पर उदासी छा गई। पांचवा, मूर्तिकार का देश भ्रमण। मूर्तिकार ने यह मसला हल किया कि वह इस तरह के पत्थर को खोजने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश निराश वापस लौटा, क्योंकि उसे ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने कहा, लगता है यह पत्थर विदेशी है। इस पर सभापति ने कहा कि जब हम दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन सब विदेशी अपना चुके हैं, तो विदेशी पत्थर भी ला सकते हैं। मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी बात कहने के लिए शर्त रखी कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। बात यह थी कि देश में महापुरुषों की मूर्तियां हैं, उनमें से किसी की नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाई जा सकती है। उसे इसकी अनुमति मिल गई। मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाप लेकर देश दौरे पर निकल पड़ा। वह दिल्ली से बम्बई पहुंचा, वहां से गुजरात और बंगाल, फिर बिहार की तरफ गया। उत्तर प्रदेश होता हुआ मद्रास, केरल आदि का दौरा करता हुआ पंजाब जा पहुंचा। लेकिन सभी स्थानों के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने बिहार सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक टटोली, लेकिन वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां हो रही थी, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। यह सब सरकारी तंत्र को अपनी नाक कटाने जैसा लग रहा था। छठवां, मूर्तिकार का अंतिम निर्णय। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक आश्चर्यजनक विचार उसके दिमाग में आया। उसने फिर से बात अखबार तक न पहुंचने की शर्त दोहराई और विचार प्रकट किया कि देश के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। इस बात से सभा में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार बोला, आप लोग घबराइए नहीं, नाक चुनना मेरा काम है। मूर्तिकार को इसकी इजाज़त भी मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लग रही है। सब तैयारियां चुपचाप चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपनी बताई हल से परेशान था, लेकिन फिर भी वह दिन आ ही गया
और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। 7वां, अखबारों की प्रतिक्रिया। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा का समाचार नहीं छपा था, न किसी के अभिनंदन का समाचार था, न कोई मानपत्र भेंट करने का। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह तथा किसी का भी कोई ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, क्योंकि एक मूर्ति के लिए जिंदा निर्दोष इंसान की नाक काटी गई थी। 8वां, निष्कर्ष। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है।